स्पेस डेब्रिस जिसने वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर दी है और एक तरह की स्पेस क्राइसिस क्रिएट कर दी है। ये जो स्पेस डेब्रिस है ये बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन क्रिएट कर सकता है स्पेस इकोनॉमी के लिए इन द कमिंग टाइम्स, और इसीलिए इस स्पेस डेब्रिस को क्लियरली समझना जरूरी है और इसके इनिशिएटिव क्या हैं और क्या हो सकते हैं उन्हें जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्पेस डेब्रिस है उसे डिफाइन किया है यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। उन्होंने ये कहा है कि स्पेस डेब्रिस वो सारा मैनमेड मटेरियल है, वो सारी मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ की ऑर्बिट में ऑपरेट कर रही हैं, अपनी डीफंक्ट स्टेजेस में है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर भी हो सकते हैं जो कि अपनी नॉन फंक्शनल स्टेजेस में है। अब स्पेस डेब्रिस में आता है डीफंक्ट सैटेलाइट, डीफंक्ट रॉकेट स्टेजेस और वो सारी फ्रेगमेंट्स जो कि स्पेस में अवेलेबल हैं सैटेलाइट मिशन के दौरान हुई या फिर सैटेलाइटिक कॉलिजन्स की वजह से हुई, सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के एक्सप्लोड होने की वजह से क्रिएट हुई हैं, वो सारी फ्रेगमेंट्स ये सभी मिलाकर स्पेस डेब्रिस कहलाता है। और ये जो पर्टिकुलर स्पेस डेब्रिस है ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है स्पेस मिशन को। नासा का ये कहना है कि अराउंड 23,000 का स्पेस डेब्रिस जो कि बास्केटबॉल के साइज से भी बड़े साइज का है, 5 लाख के आसपास मार्बल साइज के स्क्रैप और 100 मिलियन फ्रेगमेंट्स जो कि इन्हीं सैटेलाइटिक कॉलिजन्स और एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएट हुई हैं जो कि स्पेस डेब्रिस का हिस्सा हैं, ये सभी अर्थ ऑर्बिट के आसपास 1 मिलीमीटर के लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और ये खतरा क्रिएट कर सकता है, हार्म क्रिएट कर सकता है स्पेस इकोनॉमी को भी, स्पेस मिशन को भी और ऑफ कोर्स अर्थ को भी। अब स्पेस डेब्रिस को वैसे रिमूव करने का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिस तरह से रिमूव होते हैं उसे कहा जाता है स्पेस डेब्रिस डिस्ट्रक्शन। स्पेस डेब्रिस डिस्ट्रक्शन में होता ये है कि एक समय के बाद में जो स्पेस डेब्रिस है वो अपना एल्टीट्यूड खुद लूज कर देता है और इसके बाद में जब वो एंटर होने की कोशिश करता है ऑर्बिट में तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग क्रिएट होता है और उस एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से ये जो पर्टिकुलर स्पेस डेब्रिस है ये बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है और अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये पूरी कंडीशन क्रिएट होती है 11 ईयर की जो सोलर एक्टिविटी साइकिल है जो इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक ड्रैग को इंटेंसिफाई कर देती है जिसकी वजह से ये स्पेस डेब्रिस बर्न आउट हो जाता है। लेकिन स्पेस डेब्रिस के नेचुरल डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे स्पेस डेब्रिस हैं जो कि काफी लार्ज साइज के हैं और ये ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं और वो खतरा क्रिएट करते हैं, रिस्क क्रिएट करते हैं। और ये जो रिस्क क्रिएट करता है वो कई तरह की होती है, जैसे कि सबसे पहले आती है ऑन ऑर्बिट रिस्क। ऑन ऑर्बिट रिस्क का मतलब ये होता है कि जितना भी स्पेस डेब्रिस जो कि लार्ज साइज का है और स्पेस में प्रेजेंट है वो हमारी सैटेलाइट को नुकसान कर सकता है। इवन 1 सेंटीमीटर का भी जो स्पेस डेब्रिस है वो हमारे स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और 1 मिलीमीटर के आसपास का जो स्पेस डेब्रिस है वो सरफेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें डैमेज कर सकता है और इसलिए ये स्पेस डेब्रिस एक खतरा है हमारे सैटेलाइटिक और हमारे स्पेस मिशन के लिए। इसके अलावा एक रिस्क है री एंट्री रिस्क। जब भी स्पेस डेब्रिस जो कि लार्ज अमाउंट का है वो ऑफ कोर्स बर्न आउट नहीं होगा और वो अर्थ में आएगा। अब वो जब अर्थ में आता है तो वो भी हमारे लिए कई तरह से नुकसान कर सकता है। पहले तो अगर वो ह्यूज अमाउंट में आ जाता है तो वही स्पेस डेब्रिस हमारे इलेक्ट्रॉनिक मिशंस को, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी हार्म कर सकता है और वो ह्यूमन को हार्म भी कर सकता है। बट अब तक री एंट्री का जो रिस्क है वो कम है। इसके अलावा एक है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम में होता कुछ ऐसा है कि एक चेन रिएक्शन बन जाती है स्पेस डेब्रिस कॉलिजन की, मतलब ऑर्बिट में ही जो स्पेस डेब्रिस है अगर वो बहुत सारे अमाउंट में एक दूसरे से कोलाइड होता चला गया, एक कोलाइड हुआ फिर दूसरा दूसरे वाले स्पेस डेब्रिस से कोलाइड हुआ तो एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। और अब ये जो चेन रिएक्शन बनी है स्पेस डेब्रिस कॉलिजन की, ये क्या करेगी, ये स्पेस डेब्रिस को ह्यूज अमाउंट में क्रिएट कर देगी जो फर्दर किसी ना किसी सैटेलाइट या फिर किसी ना किसी स्पेस क्राफ्ट से टकरा सकता है, कोलाइड हो सकता है और स्पेस मिशन को बर्बाद कर सकता है। तो कल को आने वाले समय में अगर यही कैसलर सिंड्रोम क्रिएट होता रहा तो स्पेस मिशन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएंगे। अब इनसे बचने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए, कुछ ग्लोबल लेवल पर लिए गए, कुछ इंडिविजुअल लेवल पर लिए गए, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन लॉन्च किया था रिमूव डेब्रिस मिशन। इसके अलावा उन्होंने एक क्लियर स्पेस 1 मिशन भी लॉन्च किया था डेब्रिस रिमूवल के लिए। नासा ने भी एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था OSAM-1 मिशन, इसी स्पेस डेब्रिस रिमूवल के लिए। इंडिया ने इंडिविजुअल लेवल पर ये मिशन लॉन्च किए जिसका नाम था DFSM। DFSM का मतलब है डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन। और इसके अलावा इंडिया ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट नेट्रा।
नेट्रा का मतलब है नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जो कि स्पेस डेब्रिस को ऑफकोर्स एनालाइज करने, उन्हें ढूंढने का काम करेगा। तो इस तरह से स्पेस डेब्रिस रिमूव करने के इनिशिएटिव भी लिए गए हैं और इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी, जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी स्पेस मिशन होंगे, सारी के सारी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होंगी अपने सारे नेशनल स्पेस मिशन के लिए, वो चाहे फिर प्राइवेट लेवल पर हो चाहे फिर स्टेट लेवल पर हो, उन सभी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। बट इसमें कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं दिया गया था। देन फिर 1972 में एक कन्वेंशन आया जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट रिमूवल, जिसमें ये कहा गया था कि सबके ऊपर एक लायबिलिटी होगी, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होगा स्पेस ऑब्जेक्ट मिशन के लिए और स्पेस डेब्रिस रिमूवल के लिए। और इसमें मैकेनिज्म रखा गया था नो प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस का, लेकिन इसमें एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा वीक है स्टिल। देन यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए डी ऑर्बिटिंग मिशन के लिए, जिसमें ये कहा गया कि हमें विद इन 15 ईयर्स जो हमारे सैटेलाइटिक मिशन है और सैटेलाइट्स हैं उन्हें डी ऑर्बिट कर लेना चाहिए। बट इसका इम्प्लीमेंटिंग लेवल सिर्फ 30% है, मतलब ओवरऑल डी ऑर्बिटिंग करना हो या फिर स्पेस डेब्रिस रिमूवल करना हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। और कंट्रीज अभी तक भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेस डेब्रिस रिमूवल की नहीं लेती, बट इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग है, तो ऑफ कोर्स इसका और ज्यादा स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म भी लॉन्च हो जाएगा।